आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? तो परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए और बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जो अन्योन्य प्रेरण होता है, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि जब भी किसी कुंडली में क्या की जाती है, धारा मान लीजिए आई प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि इस प्रवाहित धारा के मान में अगर परिवर्तन किया जाए, अर्थात आई का मान क्या कर दिया जाए, बार बार परिवर्तित किया जाए समय के साथ में, तो इसके समीप रखी जो दूसरी कुंडली है, अर्थात मान लीजिए कि यह इसको कहा जाता है प्राइमरी कॉइल अर्थात प्राथमिक कुंडली, और इसे कहा जाता है जो दूसरी कुंडली होती है वहां सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, एसटी से प्रदर्शित या द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में धारा के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो उसके पास समीप उपस्थित तो दूसरी कुंडली होती है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यही जो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा जो होती है, उसको उत्पन्न होने की घटना ही क्या कहलाती है, यह कहलाती है अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अगर हम लोग कह सकते हैं कि जब पहली कुंडली में क्या हो रहा है कि धारा का मान परिवर्तित होता है, तो उसको समीप रखी जो दूसरी कुंडली है SC, उससे क्या होगा कि जो गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होगी d∅/dt हो जाएगी। ठीक है, क्यों, तो हम लोग कह सकते हैं कि धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं के अर्थात फ्लक्स में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है उसे प्राथमिक कुंडली, और जिसमें धारा प्रेरित होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है। ठीक है, तो जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है उसके अनुसार जो फाई है वह किस पर डिपेंड करता है, वह धारा के मान में परिवर्तन पर डिपेंड करता है। या अगर हम लोग इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, फाई एस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू आई एस। जो एम है यहाँ पर वह क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एक संबंध मिलेगा हमें, m इज इक्वल टू, मतलब जो दूसरी कॉइल में जो उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व है वह किसका मान वह कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा फाई एस के बटे में आई एस के बराबर हो जाएगा, जिसका मात्रक किसमें दिया जाता है, हेनरी में दिया जाता है। अब दोस्तों, दो परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु क्या करना है, हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो कोई समाक्षीय क्या है, परिनालिकाएं रखी गई है हमारे पास में, तो इनमें क्या करना है, हमें अन्योन्य प्रेरकत्व अर्थात m का कैलकुलेशन करना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि उपरोक्त चित्र में क्या दो समाक्षीय कैसी परिनालिकाएं रखी हुई है। तो पहली जो परिनालिका है ये वाली, उसको नाम हम लोग R1 दिए है, और यहाँ पर जो दूसरी परिनालिका है उसको नाम क्या दिए है, हम लोग R2 नाम दिए है। ठीक है, ये R1 है, और ये जो दूसरी जो आप देख सकते हैं यह क्या है, R2 है। और इनमें क्या मतलब मान लेते हैं कि इसमें जो फेरों की संख्या है वह कितनी है, पहली वाली परिनालिका में N1 है और दूसरी वाली परिनालिका में कितनी है, N2 फेरों की संख्या है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी की। तो मतलब मान लेते हैं कि जो मतलब इनकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, L है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो इनकी टोटल लंबाई है वो कितनी है, L है। तो क्या होगा दोस्तों कि प्राथमिक परिनालिका में क्या हो रहा है, धारा क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम लोग, IP प्रवाहित कर रहे हैं। तो प्राथमिक परिनालिका के कारण, प्राथमिक परिनालिका अर्थात किसके कारण, R1 के कारण, जो ये R1 है, तो R1 के कारण क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वह हो जाएगा B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू N1 IP के बटे में L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो B होता है वो क्या होता है, नॉर्मली म्यू नॉट NI के बराबर होता है, जहाँ N/L क्या है, इकाई, जो n है टोटल फेरों की संख्या मतलब होगी, मतलब जो n क्या होती है यहाँ पे, एकांक लंबाई में टोटल फेरों की संख्या होती है। तो जो n/l क्या हो जाएगी, यह भी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो n1/l है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1/l इंटू IP, समीकरण क्रमांक, इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण क्रमांक 1। आइए दोस्तों, अब क्या करते हैं कि इस क्षेत्र के कारण द्वितीयक परिनालिका अर्थात अगर हम लोग R2 की बात करें तो R2 में जो उत्पन्न फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, R2 में फ्लक्स
ठीक है, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा फाई एस, क्योंकि सेकेंडरी कुंडली है, दोस्तों द्वितीय कुंडली है, वह हो जाएगा N2BA के बराबर। ठीक है, यह समीकरण क्रमांक 2 हो जाएगा। समीकरण क्रमांक 1 तथा समीकरण क्रमांक 2 से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फाई ऑफ एस इज इक्वल टू म्यू, जो N2 है हमारा एज इट इज रखेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, बी का मान रख रहे हैं, तो यह हो जाएगा म्यू नॉट N1 IP के बटे में L इंटू N2 इंटू A के बराबर। ठीक है, या अगर हम इसको लिखा जा सकता है फाई एस के बटे में IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, N1 इंटू N2 इंटू A के बटे में L, समीकरण क्रमांक 3। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं जो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, वह होता है फाई एस के बटे में IP बराबर से क्या हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यह बात जानते हैं। तो अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण क्रमांक 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A के बटे में L हेनरी। ठीक है, तो यह जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, यह क्या हुआ है, यह किसी भी परिनालिकाओं के भीतर वायु या निर्वात वाली स्थिति में, मतलब क्या होगा कि जो उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व है उसका मान है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सूत्र से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास सूत्र क्या है, म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो हम लोग कह सकते हैं यह किस पर डिपेंड करता है, जो M है उसकी निर्भरता हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो निर्भरता हो जाएगी वह हो जाएगी M किस पे डिपेंड करता है, M मतलब फेरों की संख्या N, प्राथमिक परिनालिका में फेरों की संख्या N पे डिपेंड करता है। अर्थात अगर म्यू नॉट N2L और A कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो M किस पे डिपेंड करता है, M इज प्रोपोर्शनल टू N1 हो जाएगा। अर्थात अन्योन्य प्रेरकत्व का मान N1 के मान बढ़ाने पर बढ़ता है तथा N2 का मान बढ़ाने पर भी कैसा होता है, बढ़ता है। अर्थात जो अन्योन्य प्रेरकत्व है प्राथमिक कुंडली के अंदर उपस्थित फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में उपस्थित फेरों की संख्या N2 पर निर्भर करता है। यह कैसी थी, पहली निर्भरता। अब दूसरी निर्भरता की बात करते हैं, तो यह किस पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, यह द्वितीय परिनालिका के फेरों के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। अर्थात M इज प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा अगर N1 N2 म्यू नॉट तथा L कैसा रहे, नियत रहे। ठीक है, तो अगर हम लोग M का मान बढ़ाना चाहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है उसको भी कैसा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह दूसरी निर्भरता है। अगर तीसरी निर्भरता की बात करें हम लोग, तो वह परिनालिका की लंबाई की, मतलब जो लंबाई है M इज इनवर्स टू प्रोपोर्शनल टू 1/L। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, जैसे लंबाई बढ़ाई जा रही है वैसे अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और सूत्र से हम लोग देख सकते हैं वह किस पर डिपेंड कर रहा है, माध्यम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अर्थात परिनालिकाओं के बीच जो माध्यम रखा है उस पर डिपेंड कर रहा है M। अर्थात M इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना अधिक आपेक्षिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ भरा होगा परिनालिका के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व M उतना ही अधिक हो जाता है। तो यह इसकी 4 निर्भरता थी दोस्तों सूत्र के अनुसार। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।